जय हिंद दोस्तों। तो आज हम हिस्ट्री का दूसरा क्लास करने वाले हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन से जो सब हम लोग को प्राप्त हुआ है उस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए कल की क्लास को रिवाइज करते हैं। कल हम क्या सब पढ़े थे। चलिए एक बार उसको भी नज़र डाल लेते हैं। तो कल हम हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। हिस्ट्री अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसका जनक हेरोडोटस को हम लोग बोले थे। हिस्ट्री को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। इसमें फर्स्ट हो गया प्रागैतिहासिक काल, सेकंड आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को प्रागैतिहासिक काल को हम 4 भागों में विभाजित बांटते हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। इसमें मानव न लिखना जानता था, पढ़ना जानता था। इसमें मानव लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। इसमें लिखना पढ़ना दोनों जानता था। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल तो बुझलिए मानव। इसमें प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल में मानव पत्थर का हथियार और पत्थर औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पाषाण काल को 4 भागों में हम लोग बांटते हैं, जिसमें प्रारंभिक मानव का समय है। इसमें पाषाण काल में सबसे पहले पाषाण काल में आग का मानव खोज कर लिया था। किसका खोज कर लिया था? हम लोग पूछे आग का था। आग का खोज पाषाण काल में हो गया था। फिर सेकेंड मध्य पाषाण काल आया था। मध्य पाषाण काल हम लोग पढ़े थे। मध्य पाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि का मतलब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। अंतिम संस्कार का, अंत्येष्टि का मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में मानव ने अपना अस्थायी आवास बनाया था। कृषि स्टार्ट कर दिया था। पशुपालन स्टार्ट किया था। इस काल में पहिया का खोज किया था। पहिया का, मनका का, इस सब का मानव ने नवपाषाण काल में खोज कर लिया था। फिर मानव ने सबसे पहली खेती 7000 ईसा पूर्व किया था। कहाँ पे? पाकिस्तान के सुलेमान और गिरधर पहाड़ी के नीचे। सबसे पहली कृषि कौन था? गेहूं और जौ था। मानव द्वारा पाला गया पशु कौन था? कुत्ता था सबसे पहले। फिर आया ताम्रपाषाण। इसमें तांबा का खोज हो गया था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसमें तांबा का खोज हो गया था। इसमें औद्योगिकरण भी स्टार्ट हो गया था। इसका औद्योगिकरण भी इसमें सिंधु सभ्यता हमें आगे सिंधु सभ्यता में इसका औद्योगिकरण का देखना मिला था। फिर क्वेश्चन आया था कि किस काल में मानव आखिर मतलब शिकार करना स्टार्ट कर दिया था? पूरा पाषाण काल में शिकार करना स्टार्ट कर दिया था। पहली चावल की साक्ष्य कहाँ मिला है? किस स्थान पर? इलाहाबाद के कोल्डिवा मिला था। क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर हम पढ़े थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या सब मानव लिख पा रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। इसे भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं। और इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता का सिंधु नदी के तट पर सिंधु मिला था, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसकी जानकारी पहली खुदाई हड़प्पा से की गई थी। हड़प्पा से की गई थी। और हड़प्पा की जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैगस्टन दिया था। इसका सभ्यता कितने में फैली है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इसका खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। इसी के नेतृत्व में हुआ था पहली खुदाई। इसका आकार त्रिभुजाकार है, जो कि ऐसे है मतलब पाकिस्तान इधर इधर लद्दाख को चल गया, इधर इधर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सब में है। ऐसे था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। और हम क्या पढ़े थे इसमें? और हम पढ़े थे इसका विकास कब से कब तक हुआ था? 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक। और तब हम पढ़े थे इसका फैला मतलब उत्तर दक्षिण मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ था। उत्तर में मतलब जम्मू कश्मीर में मांडा चेनाब नदी के, और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? यूपी में। और पश्चिम में सुतकागढ़ दशक नदी मतलब पाकिस्तान में था। पश्चिम में दैमाबाद पड़वार नदी, दक्षिण में महाराष्ट्र। सब हम लोग पढ़ लिए थे। ये सब हम लोग पढ़ ही लिए थे। तो चलिए आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सिंधु सभ्यता। क्या हम पढ़ने वाले हैं आज? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में, जिस सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जो सब निकला था। पहली था हड़प्पा। हड़प्पा खोज कब हुआ था? उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था इसका उत्खनन। हड़प्पा यही है हड़प्पा, आप लोग देख लीजिए ऐसे ही। चलिए हड़प्पा के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो हड़प्पा का पहली खुदाई कौन कराया था? दयाराम साहनी। कौन कराया था हड़प्पा की पहली खुदाई? दयाराम साहनी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट मेमोरी जिला में स्थित है। माउंट मेमोरी जिला में स्थित है।
यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट मेमोरी जिला में स्थित है। से हड़प्पा, इसमें कौन कौन सा वस्तु मिले थे, आइए हम देखते हैं। इसमें मिला था पहला वस्तु कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, सार्मिक आवास मिला था, मारुति देवी की मूर्ति मिली थी। ये सब पूछ देता है कि हड़प्पा से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ था। क्या क्या प्राप्त हुआ था? कुम्हार का चाक, अन्नागार, सार्मिक आवास, मारुति देवी की मूर्ति, ये सब हम लोग को हड़प्पा से प्राप्त होता। और था, और क्या है, लकड़ी का ओखली भी हमको मिला था हड़प्पा से। लकड़ी का ताबूत भी मिला था। RS-37 कब्रिस्तान मिला था हम लोगों को। और हाथी का कपाल, सात्विक चिन्ह, ये सब मिला था। क्या सब मिला था, एक बार फिर देख लेते हैं। हड़प्पा से मिला था कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, सार्मिक आवास मिला था, मारुति देवी की मूर्ति मिली थी, लकड़ी का ओखली मिली थी, लकड़ी का ताबूत मिला था। ये सब चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या सब हड़प्पा से मिला था, पूछ सकता है किसी न किसी एग्जाम में। RS-37 कब्रिस्तान मिला था, हाथी का कपाल मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था इसमें। चलिए, और हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसका उत्खनन कौन करवाया था? दयाराम साहनी ने करवाया था। कितने में? 1921 ईस्वी में। चलिए, और सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं आज। मोहनजोदड़ो, इसका भी उत्खनन 1921 में हुआ था। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने। 19 कितने ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में मिलती है। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। और यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ। और मोहनजोदड़ो से उत्खनन हुए में वस्तु क्या सब मिला है, चलिए देखते हैं। इसमें पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है। क्या मिला है? घर में कुआं मिला है। इसमें विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। इसे विश्व का विशाल अन्नागार माना गया है। इसका अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है, सबसे चौड़ी सड़क यहीं पे मिला हुआ है, और सभागार मिला है, पशुपति शिव का मूर्ति मिला है, कांसे की नर्तकी मिला है, तांबे का ढेर मिला है। इसमें क्या सब मिला है? इसमें मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है। सब याद रखिएगा आप लोग कि मोहनजोदड़ो से क्या सब प्राप्त हुआ है। सबसे चौड़ी सड़क मिला है, सभागार मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, कांसे की नर्तकी मिला है, मतलब कांसे की नाटक जो करती थी ना उस टाइम के थी सब, वही मतलब नर्तकी मिली है। और तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। चलिए, नोट्स आइए, नोट्स जानते हैं क्या कहता है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। अन्नागार इन्हें था, सॉरी, विशाल स्नानागार था, लेकिन अन्नागार भी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था। सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल अन्नागार था। चलिए, चनहुद्रो के बारे में जानते हैं। चनहुद्रो के बारे में तीसरा स्थल कौन है? चनहुद्रो का उत्खनन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, कब हुआ था? 1931 में। इसको कराने वाला कौन था? इसको कराने वाला गोपाल मजूमदार था। कौन था? गोपाल मजूमदार। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में हुई थी। और यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एक शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है। और चनहुद्रो से हम लोगों को क्या सब मिला है? यहाँ पे मेकअप का सामग्री मिला है। मेकअप का क्या मिला है? मेकअप का सामग्री मिला है, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिला है, सुई मिला है, और अलंकृत ईंट और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। क्या सब मिला है इसमें से? मेकअप का सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई। कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से। कहाँ से? चनहुद्रो से हम लोग को इतना चीज प्राप्त हुआ है, मेकअप, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई। इसमें अलंकृत ईंट भी मिला है, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला है।
चलिए अगला स्थान कौन सा है, अगला स्थल है हम लोग का रोपड़। कौन सा है, रोपड़। रोपड़ का उत्खनन कब हुआ था, 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। अगला स्थान रोपड़ है। रोपड़ का उत्खनन 1953 ईस्वी में हुआ था और कराने वाला एकदत्त शर्मा था। कौन था, एकदत्त शर्मा करने वाला, एकदत्त शर्मा। याद रखिएगा, रोपड़ का उत्खनन कब हुआ था, 1953 में। करने वाला एकदत्त शर्मा था। और आगे इसका है पॉइंट्स। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, पंजाब के सतलज नदी। और यह यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। यहाँ पे क्या मिला है, मानव के साथ साथ और उनके जो पालतू जानवर जो था, वो अपना जो कुत्ता बिल्ली सब जो पालता था ना, उसका भी सब यहाँ पे मिला है, मानव के साथ साथ। चलिए नोट्स जानते हैं। रोपड़ में हम लोग क्या सब मतलब मिला हुआ है। रोपड़ का 1953 में स्टार्ट हुआ था। एकदत्त शर्मा इसको कराने वाला था 1953 में। एक कौन सा नदी पूछेगा, नदी कौन सा था, तो पंजाब के सतलज नदी के किनारे। ऐसे पूछेगा मानव के साथ साथ किसका सब मिला है, जानवरों का, इसके पालतू जानवरों का मानव के साथ साथ इसका सब मिला है। और नोट्स जानते हैं, ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला था। ऐसे ही मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का, उसके पालतू जानवर जो था मानव के साथ साथ उसका भी सब नवपाषाण काल में। कब था, नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। चलिए नेक्स्ट स्थल कौन सा है, मनवाली नेक्स्ट स्थल है। इसकी खुदाई कब कौन करवाया था, रविंद्र सिंह ने। इसकी खुदाई कौन करवाया था, रविंद्र सिंह। यह हरियाणा मतलब कहाँ है, यह बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। खुदाई करने वाला रविंद्र सिंह स्थित है। इसकी समीप रंगोई नदी है। कौन सा नदी, रंगोई नदी। याद रखिएगा बनवाली कौन सी नदी है, रंगोई नदी के तरफ पे। स्थल कौन सा है, हरियाणा में। इसको खुदाई करने वाला रविंद्र सिंह था। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है बनवाली के बारे में। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। क्या थी, नहीं थी जल निकासी के लिए, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला था। सोख्ता मतलब है कि घर में खून देता है, वहाँ पे बालू मतलब रख देता है, वहाँ पे जो पानी गिरता है तो अंदर सोख्ता चल जाता है, उसे सोख्ता बोलते हैं। तो वहाँ के घरों में सोख्ता मिलता था, सोख्ता। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी सड़कें थी। चलिए नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा। नेक्स्ट कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। और यहाँ से अलंकृत ईंट, यहाँ से कैसे प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड, ये सब यहाँ से मिला था। क्या सब मिला था हम लोगों को, यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिला था। कहाँ से, मनवाली। कहाँ से हम लोगों को मिला था, कालीबंगा से, कालीबंगा से। कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। सब कहाँ से, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड, कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। यह राजस्थान, कालीबंगा मतलब स्थित कहाँ है, राजस्थान में, घग्गर सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ी का मिट्टी, काली मिट्टी का चूड़ी। इसकी खुदाई कौन करवाया था, कालीबंगा का, कालीबंगा खुदाई कौन करवाया था, बीके थापर। दो आदमी था, बीके थापर और बीबी लाल ने। इसमें पूछेगा अगर सवाल कि कालीबंगा का खुदाई किसने करवाया था, बीके थापर और बीबी लाल ने। इसमें से हम लोगों को कैसा प्राप्त हुआ था, प्राप्त कैसा हुआ था, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड, ये सब हम लोग को यहाँ से प्राप्त हुआ था। चलिए अगला स्थल है धौलावीरा। क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन है, सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा। इसकी खुदाई कौन करवाया था, रविंद्र सिंह ने। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने करवाया था। चलिए अगला स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा
यह गुजरात में स्थित है, ये भी सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ से कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी यहीं से मिली है। पूछा घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है, कहाँ से, सुरकोटदा से, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिली है। चलिए अगला स्थल है लोथल। क्या है, लोथल। अगला स्थल लोथल। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला है, गोदीवाड़ा। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलती थी। यहाँ के दरवाजे जो था वो सड़क की ओर खुलती थी। घर के जो दरवाजे होता था ना वो सड़क की ओर खुलती थी, सड़क की ओर। यहाँ फारस की मुहर मिली है। यहाँ फारस की मुहर मिली है। आप लोग याद रखेगा, क्या पूछेगा फारस की मुहर कहाँ से मिली है, क्या बोलिएगा, फारस की मुहर लोथल से मिला है। कहाँ से, लोथल से। जो विदेशी व्यापार का संकेत है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा से प्रतीक है। सती प्रथा मतलब जिसका पति मर जाता है तो सती प्रथा अपनाता है, तो उसमें अपने सब के पति के साथ वहाँ पे महिला जो अथी होता है पत्नी, वो भी वहाँ पे जाता है। चलिए अगला स्थल है रंगूर। क्या है, रंगूर। रंगूर, रंगूर कहाँ स्थित है, गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी यहीं पे मिली है सबसे पहले, रंगूर में। धान की भूसी कहाँ से मिली है, रंगूर से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात, पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात और पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ हरियाणा है। भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो है। चलिए अब पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। पूछेगा सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय और शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी, एक दूसरे को समकोण में काटती थी। यहाँ की सड़कें समकोण, यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी, समकोण में काटती थी एक दूसरे। समकोण मतलब तीनों कोण 90-90 डिग्री का होता है, उसमें समकोण मतलब तीनों कोण समकोण, यहाँ के सड़कें समकोण में काटती हैं। तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी जिसमें हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व पश्चिम की दिशा में थी, जहाँ हवा चलता था ये सड़कें स्वतः स्वच्छ हो जाती थी, मतलब साफ हो जाती थी, स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी, यहाँ पे नालियाँ ढकी हुई थी सिंधु सभ्यता में। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ पे इकोनॉमी का मुख्य आधार कहाँ था, कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका सिंधु सभ्यता में व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज सतात्मक था इनका समाज। और इनकी लिपि भाव चित्रात्मक था। पूछेगा सिंधु सभ्यता की लिपि क्या था, भाव चित्रात्मक, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इसका मोहर जो होता था इसमें सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का मतलब था। एक सींग वाले जानवर जो होता था उसके मोहर पे चित्र मिलता था। जब मोहर जो मारता था तो एक सींग वाले जानवर का उसको चित्र मिलता था। पूछेगा कि एक सींग वाले जानवरों का चित्र कहाँ मिला, मतलब है सिंधु सभ्यता का मोहरों पर मिलता था। इनके मोहर पर गाय का चित्र नहीं मिला। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला था। यहाँ का माप तौल के लिए न्यूनतम बाटा था 16 केजी। बाटा मतलब 16 केजी इसका न्यूनतम बाटा था, कि एक साइड 16 केजी रखता था, दूसरे तराजू पे 16 केजी तौलता था, तो 32 केजी इस पे तौलाता था बाटा।
सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। क्या नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। इसका विनाश का कारण माना जाता है बाढ़। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? बाढ़ था। चलिए अब पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता को बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसकी कब से कब था? 10,000 ईसा पूर्व पहले था। 10,000 ईसा पूर्व पहले था सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सबसे पुराना इसी को माना जाता है। इसका लोकेशन क्या है? ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और काला सागर, इसके और गल्फ की खाड़ी, इसके बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता थी। देख रहे हैं आप लोग, मैप के अनुसार देख सकते हैं। ये नई लेबर है, अफ्रीका हो गया, ये यूरोपीय कंट्री हो गया इधर, इसके बीच में मतलब भूमध्य सागर और ब्लैक सी, काला सागर के मतलब इस यहाँ के बीच में था मेडिटेरियन मेसोपोटामिया। चलिए इसके बारे में पॉइंट्स से हम पढ़ते हैं। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेट नदी मतलब दजला और फरात नदियों के मध्य हुआ था। क्या था उसके टाइम? यूफ्रेट नदी और टिग्रिस नदी। क्या था? यूफ्रेट नदी और टिग्रिस नदी, दजला फरात, इसका विकास हुआ था कहाँ पे? इराक में। मध्य हुआ था, इसके बीच में हुआ था। कौन नदी कौन था? नदी था टिग्रिस एवं यूफ्रेट नदी। और यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। क्या थी? यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ थी और मेसोपोटामिया सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था अर्थव्यवस्था का। इस समय के मंदिरों को जिगुरुगद कहते थे। जिगुरुद कहते थे। इस समय के मंदिर को क्या कहते थे? जिगुरुद। मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी 4 भागों में बांटते थे। क्या? कितने भागों में? 4 भागों में। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्डरिया की सभ्यता। क्या थे? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्डरिया की सभ्यता। इसमें अगला पॉइंट है झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। क्या था? बेबीलोन में कौन सी था? झूलता हुआ बगीचा। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता को कौन था विनाश करने वाला? सिकंदर था। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता थोप दिया था। चलिए अगला पॉइंट है विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता था। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता की। बोलेगा विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता और विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। नगरीय सिंधु सभ्यता और विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए अगला सभ्यता कौन है? मिस्र की सभ्यता। क्या है? मिस्र की सभ्यता। ये 3100 ईसा पूर्व तक था। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। यह कहाँ है? मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तानों में। इसे नील नदी का देन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नील नदी का देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास किसमें? फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। और इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। क्या सब हुआ था? पिरामिड ऐसे था, सूर्य कैलेंडर और मम्मी मतलब होता था कि उस टाइम मतलब जो आदमी मर जाता था ना, उसको लपेट के कपड़ा में उसको ताबूत मतलब रख दिया था, उसी को मम्मी बोलते थे। बहुत समय तक उस पर लेप चढ़ा के रखता था तो उसका शरीर बचा रहता था। और इसमें गीजा का पिरामिड प्रसिद्ध था। गीजा का पिरामिड कौन सा है? ये है गीजा का पिरामिड। देख सकते हैं आप लोग, यही है गीजा का पिरामिड जो ऐसे था। और ये देख रहे हैं मूर्ति बनल है गीजा का। यह है गीजा का पिरामिड। क्या है? गीजा का पिरामिड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता अब देखते हैं। रोम की सभ्यता ये कब से कब था? 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व रोम की सभ्यता था। यह इटली में विकसित थी। रोम की सभ्यता कहाँ थी? इटली में विकसित थी। अभी और इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। अभी प्राचीन सभ्यता में ये रोम का सभ्यता विकसित सभ्यता मतलब बचे हुए हैं, जो पर्यटन मतलब घूमने फिरने के लिए जो आकर्षण केंद्र बना हुआ है अभी रोम में, इटली में। इस सभ्यता के दो सबसे बड़ा राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टन थे। इस सभ्यता के दो सबसे बड़ा राजा कौन था? जूलियस सीजर और अगस्टन थे। नोट्स नोट्स क्या कहता है? जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल कर दिया था, मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया था। जूलियस सीजर की हत्या, जो राजा था रोम की सभ्यता की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया था। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये नाटक कौन लिखा था? जूलियस सीजर नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। चलिए अगला सभ्यता कौन सा है? फारस की सभ्यता। कौन सा है? फारस की सभ्यता। इसकी क्या विकास हुई थी? 500 ईसा पूर्व पहले फारस की सभ्यता। मेसोपोटामिया का 10,000। चलिए फारस की सभ्यता का मतलब देख ले, मैप में देख लीजिए आप लोग फारस की सभ्यता। यही था। चलिए इसका पॉइंट समझाते हैं फारस की सभ्यता को। यह वर्तमान ईरान में स्थित, ईरान में थी। यह वर्तमान ईरान में थी। कहाँ थी? ईरान में। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था फारस की सभ्यता का। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पे जितना भी अरब देश सब है ना, इस पर पूरा अधिकार कर लिया था। इसमें देख ही रहे हैं जितना भी अरब देश है, इंडिया हो गया, इसमें पाकिस्तान हो गया, पूरा अफगानिस्तान, ये सब तुर्कमेनिस्तान, ये सब इधर हो गया। पूरा अरब के कंट्री पे इस पर पूरा अधिकार कर लिया था। ये सब चाहे सऊदी अरब ये सब हो गया, दुबई सब, ये सब पूरा अधिकार कर लिया था। चलिए ये ईरान में था, ये अरब प्रायद्वीप पे पूरा अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा फारसी तथा पारसी धर्म को मानते थे। इसका इनकी भाषा पारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे ये सब। सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर लिया था। पारसी धर्म को कौन अंत किया था? सिकंदर। चलिए नेक्स्ट है सपाटा। सपाटा अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात है। सपाटा अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात था। क्या था? सपाटा अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात था। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था सपाटा। सपाटा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइट्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दिया था। सपाटा को सबसे प्रमुख मतलब विख्यात माना जाता है उसके बहादुर सैनिकों के लिए। चलिए अंतिम है सभ्यता पीली नदी की सभ्यता। अंतिम सभ्यता है पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5,000 ईसा पूर्व विकसित थी। होंगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। होंगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। क्या थी? ये सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। पीली नदी की सभ्यता यह चीन में थी, 5,000 ईसा पूर्व पहले विकसित थी। होंगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। याद रखिए। चलिए आज हम पूरा सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, रोम की सभ्यता ये सब पूरा पढ़ लिए हैं। तो अब हम कल पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। क्या पढ़े थे? ऐतिहासिक काल। कल का क्लास रहेगा हम लोगों का ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। इधर सभ्यता और के बारे में पूरा पढ़ लिया। सिंधु सभ्यता से जितना भी शहर हुआ था सब पढ़ लिए हैं। आप लोग देखते रहिएगा जिससे रिवाइज होता रहेगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल अपने न्यू क्लास में। ऐतिहासिक सभ्यता, ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मानव लिखना पढ़ना दोनों जानता था। जिसमें मानव लिखना पढ़ना दोनों जानता था। तो इसको पढ़ते रहेगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ ही देता है। तो चलिए तो मिलते हैं कल न्यू क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।